नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 में आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल साइंस का, वो है अध्याय नंबर 12 और लेसन का नाम है मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम संसाधन के बारे में समझेंगे कि संसाधन है क्या। तो देखिए, आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो केवल अगर संसाधन की हम बात करें, क्योंकि लेसन का जो टॉपिक है वो मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन को समझने से पहले हम पहले संसाधन को समझेंगे कि संसाधन है क्या। तो संसाधन जो है उसको अगर हम कक्षा 10 की बोर्ड के लेवल के रूप में अगर पारिभाषिक शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करें तो हमें कैसे लिखना है। तो देखिए कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो दीर्घकाल या दीर्घकालीन समय के लिए मानव जीवन के उपयोगी होती है, मानव जीवन के उपयोगी होती है। संसाधन कहलाता है। समझिए इसको कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, अर्थात हमारे आसपास का जो आवरण है ये पर्यावरण कहलाता है। आपने ये पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो दीर्घकाल यानी लंबे समय तक, ऐसे नहीं कि आज काम में आएगा कल काम में नहीं आएगा, लंबे समय तक मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसी सभी प्रकार की वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। ये सभी वस्तुएं जो होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। अब चूंकि हमारा जो लेसन है वो मानव संसाधन है और इस लेसन की हेडिंग के अंतर्गत जो मानव है वो भी अपने आप में क्या है, संसाधन है। अब कैसे संसाधन है इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम मानव संसाधन को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक मानव एक संसाधन। मानव संसाधन कैसा है ये अपने को देखना है। तो देखिए, हम चाहे किसी देश का लें या किसी राज्य का लें या किसी जिले के लें, किसी देश, किसी राज्य या किसी जिले की जनसंख्या को जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक से जोड़ देते हैं तो उस देश की जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाती है। इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखना है वो देखिए। जब हम किसी देश, किसी राज्य या किसी जिले की जनसंख्या को शिक्षा, तकनीक व स्वास्थ्य से जोड़ देते हैं या निवेश करते हैं तो वह जनसंख्या मानव संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन कहलाती है। अब इसको समझिए कि किसी भी देश की जनसंख्या में किसी भी देश में जो जनसंख्या पाई जाती है उस जनसंख्या को अगर हम बहुत अच्छी शिक्षा से जोड़ देते हैं, अर्थात उसे बहुत अच्छी शिक्षा से परिपूर्ण कर देते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देके उसे निपुण कर देते हैं, या उस शिक्षा को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ देते हैं ताकि हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकें, और उस जनसंख्या को स्वास्थ्य से भी जोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि अच्छा स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है, ज़्यादा परिश्रम कर सकता है, ज़्यादा मन लगा के कार्य कर सकता है।
और जब ज़्यादा मन लगा के कार्य करेगा तो उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और जब उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो मांग में कमी होती है, और जब मांग में कमी होती है तो वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है, और जब वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आती है तो एक सामान्य कमाई करने वाला व्यक्ति भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार की जो ये डेफिनेशन है, ये जो शब्द हैं, वो आपके मानव संसाधन को परिभाषित करते हैं कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। अब इसको समझिए कैसे, कि मान लीजिए हमारी भारत की जनसंख्या को हमने शिक्षा, तकनीक तथा स्वास्थ्य से हमने नहीं जोड़ा है। अब मान लीजिए इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि एक राम है और दूसरा जो व्यक्ति है वो श्याम है। ये जो राम है इसको हमने व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की है, अच्छी तकनीक से परिपूर्ण किया है, और इसको संतुलित भोजन के द्वारा या इसकी मूलभूत आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति के द्वारा इसके स्वास्थ्य को भी बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया है। अर्थात ये जो व्यक्ति है वो वेल एजुकेटेड है, अच्छी तकनीकी को जानने वाला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला है, और इसका जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है। तो इसके किए गए जो कार्य हैं वो गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से भी हमारे लिए लाभकारी होंगे। अब इसके विपरीत हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये है श्याम, ये कौन है? राम। ये भी राम के बराबर ही कार्य कर रहा है, ये 8 घंटे कार्य कर रहा है तो ये भी 8 घंटे कार्य है, लेकिन दोनों के कार्यों में जो उत्पादन क्षमता है, गुणात्मक क्षमता है, उनमें दिन और रात का अंतर पाया जाता है। कारण क्या है? ये जो श्याम है राम की तुलना में वेल एजुकेटेड नहीं है, तकनीकी शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका स्वास्थ्य इसकी तुलना में कमज़ोर है, बीमार रहता है, तो इसकी कार्य क्षमता भी क्या है? इसकी तुलना में कम है। हालांकि समय पूरा 8 घंटे दे रहा है, लेकिन उस 8 घंटे के पीरियड में बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इसकी तुलना में जो श्याम है वो गुणात्मक रूप से भी ले सकते हैं, आप संख्यात्मक रूप से भी ले सकते हैं, राम की तुलना में कम उत्पादन करेगा। तो इसीलिए किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो उस देश के लिए वरदान भी साबित होती है और उस देश के लिए अभिशाप भी साबित होती है। ये हमने पूर्व के जो लेसन पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें मैंने आपको समझा भी दिया था। 1 सेकेंड आपको रिपीट कर रहा हूँ। कैसे कि किसी देश की जनसंख्या उस देश के लिए वरदान साबित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम उस देश की जनसंख्या को बेहतर शिक्षा से जोड़ देते हैं, बेहतर तकनीक से जोड़ देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, तो वो जो जनसंख्या है, वो जो लोग हैं, बहुत अच्छा उत्पादन कार्य करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना के कम समय में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन को बढ़ोतरी प्रदान करेंगे, जिससे मुद्रा स्फीति में कमी आएगी, मांग की पूर्ति आसानी से हो पाएगी, और एक साधारण सा व्यक्ति भी जो है वो अपनी बेसिक नीड्स अर्थात जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी आसानी से पूर्ति कर सकेगा। तो ये तो हो गया आपका मानव संसाधन। अब इसके विपरीत एक टॉपिक, इसका दूसरा पहलू और देख लेते हैं, और वो पहलू ये है कि अगर किसी देश की जनसंख्या को हमने शिक्षा, तकनीक व स्वास्थ्य से नहीं जोड़ा है, तो ऐसे जो लोग हैं, जो श्रमशील जो व्यक्ति होते हैं, जो कार्यशील जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी कार्य में जो संलग्न व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों या हमारी प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हैं चाहे कृत्रिम हैं, उनका अविवेकपूर्ण तरीके से विदोहन करेंगे, और इस अविवेकपूर्ण विदोहन करने से आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। अब जो इस तरह के लोग होते हैं जो शिक्षा, तकनीक व स्वास्थ्य से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उत्पादन कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उत्पादन करने वाले व्यक्तियों के संसाधनों को बहुत ही प्रतिकूल तरीके से नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए प्रत्येक जो अपने चाहे से प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे कृत्रिम संसाधन हो, उस पर इनके द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से किए गए विदोहन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये उनको नष्ट करते हैं। इसीलिए ये हमारे देश के लिए अभिशाप साबित होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो लेसन की जो हेडिंग थी वो हमने समझ लिया कि संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, वो हमने समझ लिया। अब अगला जो टॉपिक होता है
ये जो मानव संसाधन होते हैं या जो संसाधन होते हैं, इसको हम, इसकी गणना जो हम करते हैं वो जनसंख्या के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं? जनसंख्या के आधार पे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कि सर जनसंख्या किसे कहते हैं? अब हमारे पास में शब्द है जनसंख्या। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। इसको अलग अलग लिखेंगे हम, जन यानी लोग, और संख्या यानी अर्थात लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। ये तो एक अपनी साधारण सी बोलचाल में हम कह सकते हैं कि सर ये लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, लेकिन इसको एक अच्छी वेल डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, इसको एक अच्छी परिभाषा में कैसे लिखेंगे? तो वो देखिए आप इसको कैसे लिखना है अपने को, कि जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है, तो हमें कैसे लिखना है? जनसंख्या। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाली लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या को परिभाषित कैसे करेंगे? एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले, इसको पाए जाने वाले भी कह सकते हो या रहने वाले भी कह सकते हो, पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब इसको समझिए, यहां पे 2 चीजें हैं। एक है एक निश्चित समय, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है एक निश्चित स्थान। क्या है ये? कि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले, इसको रहने वाले भी कह सकते हैं आप, पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कैसे? कि अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,239 वर्ग किलोमीटर। तो भारत की जो भौगोलिक सीमा है, आपके सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, सबसे नीचे तमिलनाडु, आपके सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में आपका क्या है? गुजरात। तो ये भारत की भौगोलिक सीमा है। इस भौगोलिक सीमा में जो लोग निवास कर रहे हैं, जो लोग पाए जाते हैं, उसे ही हम एक निश्चित स्थान कहते हैं। और निश्चित समय क्या आ गया? ये जो निश्चित समय है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो जनगणना की जाती है वो कितने समय बाद में की जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो जनगणना की जाती है वो प्रत्येक 10 साल बाद में की जाती है। तो निश्चित समय कितना हो गया? 10 वर्ष। समझ में आ गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद में हमारे यहाँ पे जनगणना की जाती है। और निश्चित स्थान क्या हो गया? कि हम किस क्षेत्र की जनगणना की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना की। तो भारत का जो निश्चित स्थान वो है वो कितना है? 32,27,239 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का निश्चित भूभाग है। ये भारत की निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का ये जो भौगोलिक सीमा है, ये भारत का निश्चित स्थान है। इससे बाहर जाके हम दूसरे देश की जनगणना को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित स्थान पर निश्चित समय में अर्थात 10 वर्ष में हमारे यहाँ पे जनगणना की जाती है। रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम जनसंख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ पे जनगणना की जो शुरुआत है वो कब से हुई? तो देखिए, जनगणना की हमारी शुरुआत जो हुई वो सबसे पहले हुई थी हमारे 1872 ईस्वी में। सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। ये प्रश्न, ये जो नाम है आपके लिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा? क्योंकि ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, और 1872 में आपको पता है कि हम अंग्रेजों के अधीन थे, इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन करता था। 1947 में जाकर हम आज़ाद हुए। इससे पहले जो भी प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे। इसीलिए सबसे पहले जो भारत की जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय थी।
इसके बाद में दूसरी जो जनगणना थी वो थी 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय ये दो जनगणना थी हमारे यहाँ पे। अब इन दोनों में प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब व किसके द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। दूसरा प्रश्न आपके बनता है कि भारत में जो दूसरी जनगणना है वो कब व किसके द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होगा कि दूसरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। लेकिन ये जो जनगणना है ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि 1881 से इसके बाद में जो जनगणना की वो प्रति 10 साल बाद में की गई। अर्थात 1881 से लेकर 2011 तक की जो भी जनगणना की गई है उसमें 10 वर्ष का अंतराल लिया गया है। अर्थात प्रति 10 साल बाद में हमारे यहाँ पे जनगणना की जाती है। और वो कब से शुरुआत मानी जाती है? 1881 से। ठीक है, अब देखिए इस जनसंख्या को हम 3 बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो मुख्यतः 3 बिंदुओं के आधार पे होता है। सबसे पहला जो बिंदु है वो है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या का जो गणना है या जनसंख्या की जो जानकारी है वो 3 बिंदुओं के आधार पर की जाती है। उसमें सबसे पहला है जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। तो सबसे पहले हम लेते हैं आकार। आकार का मतलब होता है संख्यात्मक। आकार का मतलब क्या हो? संख्यात्मक, कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है। अब चूंकि आपको ये चीज स्पष्ट हो गई कि भारत में जनगणना प्रति 10 साल बाद में की जाती है, तो सबसे अंतिम जो जनगणना थी वो थी 2011 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 1,21,01,93,422। इज दैट क्लियर? इसको राउंड फिगर में हम ये भी बोल देते हैं 121 करोड़, लेकिन एक्चुअल जो इसके आंकड़े हैं वो है 1,21,01,93,422। ये इसकी कुल पॉपुलेशन है भारत की। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? इसका आकार हो गया। ये हमारी भारत की कुल जनसंख्या है। तो किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी है। तो आपको क्लियर हो गया कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो ये इसका आकार क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या है? वितरण। वितरण वितरण का मतलब सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है बांटना। अब यहां बांटने का मतलब क्या होता है कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा बड़ा देश है। तो ये जो जनसंख्या है ये भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात हमारे जो 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कितनी थी जनसंख्या है कि कितनी जनसंख्या कौन से स्टेट में पाई जाती है। ये जो आंकड़े हैं ये इसका वितरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, वितरण भारत के कुल स्टेटों में जनसंख्या का संख्यावार निवास या जो वितरण है वही इसका वितरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ये तो भारत की कुल जनसंख्या हो गई। ठीक है, अब भारत की कुल जनसंख्या में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? स्वाभाविक प्रश्न उठता है आपके दिमाग में। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो यही होता है, अभी आपकी जो 29 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 का एसएस का जो एग्जाम लगा है उसमें भी ये पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका उत्तर है बच्चों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो वही क्वेश्चन मैं आपके सोल्व कर रहा हूँ कि भारत की कुल जनसंख्या में से जो वितरण है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा प्रश्न आता है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो आपका उत्तर होगा
सिक्किम। आपका उत्तर होगा सिक्किम। अब ये जानने के बाद में आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, और वो प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये इतना अंतर क्यों पाया जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, कक्षा 9th में चलते हैं। और कक्षा 9th में हमने पढ़ा था भारत के भौगोलिक क्षेत्र। भारत को 6 प्राकृतिक विभागों में बांट रखा है, 6 भौतिक विभागों में बांट रखा है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। इसके पीछे कारण क्या है कि उत्तर का विशाल का जो मैदान है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों से बना है। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो नित्यवाही नदियाँ होती हैं। अब नित्यवाही नदियाँ होती हैं तो उनको वर्ष भर पानी मिलता है, तो वो आसानी से कृषि कार्य कर लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों से निर्मित होने के कारण ये जो उत्तर का विशाल मैदान होता है ये समतल होता है, उपजाऊ होता है, जलवायु अनुकूल होती है। इसी कारण से ही उत्तर के विशाल मैदान में भारत के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो भी उत्तर के विशाल के मैदान के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है, उसी के अंतर्गत ये आता है। इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें कि सर राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश की जनसंख्या में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 8वां। फिर वही प्रश्न उठ रहा होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है, ये क्यों? तो आपने देखा होगा भारत के मानचित्र में, या हम इसको देखें, ये भारत का जो मानचित्र है और ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो इस राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के पश्चिम में है। और भारत का जो पश्चिमी एरिया है ये किस में आता है? डेजर्ट एरिया में आता है, ये रेगिस्तानी एरिया में आता है। तो इस रेगिस्तानी एरिया की जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है, और उत्तर के विशाल मैदान की जलवायु की तुलना में यहाँ की जो जलवायु होती है वो प्रतिकूल होती है। पानी, बरसात कम होता है यहाँ पे, तो पानी की उपलब्धता कम होती है, जलवायु विषम होती है। और जब जलवायु विषम होती है, पानी की कमी होती है, तो कृषि कार्य के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं, अच्छे उद्योग धंधों के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं। इसी कारण से यहाँ पे रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है वो कम होती है। और इसी कारण से भारत के कुल जनसंख्या के आधार पे 8वां बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है, आकार आपका पूरा हो गया, वितरण आपका पूरा हो गया, अब आता है घनत्व। घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो घनत्व को देखिए, प्रश्न बनता है आपका 1 नंबर का कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व को हमें परिभाषित कैसे करना है वो देखिए। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह आपकी परिभाषा है। 1 नंबर का प्रश्न भी बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें उत्तर क्या लिखना है उसका कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की रहने वाली संख्या कितनी है, और वो जो संख्या आएगी वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। जैसे भारत के जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका उत्तर होगा 382। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है
वो है 382। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके दिमाग में, और वो ये आ रहा होगा कि सर जनसंख्या घनत्व को निकालने का सूत्र क्या है, कैसे निकालता है जनसंख्या घनत्व को। तो भैया जनसंख्या घनत्व को निकालने का जो सूत्र है वो है जनसंख्या घनत्व बराबर, हम चाहे किसी देश की जनसंख्या घनत्व निकालें, किसी राज्य की जनसंख्या घनत्व निकालें, या किसी जिले की जनसंख्या घनत्व निकालें, तो जिस भी क्षेत्र का, जिस भी भूभाग का हम जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं, उसकी जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल का भाग देने पर जनसंख्या घनत्व आ जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार पे आप जनसंख्या घनत्व को आसानी से निकाल सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आपका उत्तर होगा बिहार। बिहार जो राज्य है उसका भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, और कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो वो बिहार का जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम किसका है, आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। कितना है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इंडिविजुअल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। इंडिविजुअल राजस्थान की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं। तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि आपकी बुक में 201 दे रखा है, तो ये दो प्रकार के आंकड़े हैं, एक तो अंतिम आंकड़े और अनंतिम आंकड़े। तो हमें इसको सही मानना है 200 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब वही प्रश्न आता है कि राजस्थान में भी 33 जिले हैं, 33 जिलों में सबसे अधिक जो जिला है जनसंख्या घनत्व के आधार पे वो कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा जयपुर। कौन सा होगा, जयपुर। कितना है, 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम किसका है, तो वो है आपका जैसलमेर। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनसंख्या का आकार, वितरण और जनसंख्या का घनत्व। अब इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन, कि किस किस के आधार पे हम जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं या जनसंख्या की जो गणना करते हैं वो क्या है। पहला आपका टॉपिक पूरा हो गया, आकार पूरा हो गया, वितरण पूरा हो गया, जनसंख्या घनत्व पूरा हो गया। अब दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। दोनों में अंतर है, शब्दों को ध्यान से देखना है। जनसंख्या जनसंख्या दोनों क्या है, कॉमन है। यहां पे वृद्धि है, यहां पे क्या है, परिवर्तन। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे हमारे पास 20 रुपये हो तो वृद्धि हो गई, तो 30 रुपये हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, ये हो गई वृद्धि। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस में कैसे, कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है, ये होता है आपका परिवर्तन। कैसे, 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, 1 अरब
21 करोड़ 1,93,422। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि ये जो जनगणना है वो किसके अनुसार है, 2011। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि हमारे यहाँ पे जनगणना कितने साल बाद में की जाती है, 10 साल बाद में की जाती है। तो अब जो जनगणना होगी वो कब होगी, 2021 में। अब हमारे पास जो आंकड़े आएंगे वो 2021 के आंकड़े आएंगे। अब 2021 में जनगणना जो होगी वो हो सकता है बढ़ भी जाए। समझ में आ गया कि 1,21 करोड़ की जगह 1,30 करोड़ भी हो सकती है। तो ये तो क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जनसंख्या परिवर्तन का मतलब ये होता है कि 1,21 करोड़ जो 2011 की जनगणना है वो 1,21 करोड़ से कम भी हो सकती है। यानी इसकी जो जन्म दर जो है, वृद्धि दर है, वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन। परिवर्तन में इंडिविजुअल न तो प्लस होता है न माइनस होता है, अर्थात इसमें आपकी जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जब लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और जब किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, मतलब बढ़ भी सकती है और कमी भी हो सकती है, ये जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये आज हमने 3-4 टॉपिक आपको क्लियर किए। और अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसको दोबारा से समझ सकते हैं। एक चीज़ और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने पॉलिटिकल साइंस के 3 लेसन पढ़े हैं, लेसन नंबर 5, 6 और 7। 5वां जो लेसन है हमने मार्च में पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत बचा था, उसको कोई दिक्कत नहीं, जब हमारी क्लास लगेगी तब आपको समझा दिया जाएगा। लेसन नंबर 6 और 7 आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पढ़ाया गया है। इस लेसन नंबर 6 और 7 में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम बताएंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे वीडियो शुरू हो चुका है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करूँगा, इसलिए कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, उसको पेंडिंग नहीं रखना है आप। ठीक है, तो लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार और लेसन नंबर 6 राज्य सरकार, इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, वीडियो के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।